हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। और आज हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी घटना चक्र सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। इससे पहले हम लोगों ने राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और 3 से 4 दिन में जो है कि आपकी ये पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और साथ ही साथ मिडिवल हिस्ट्री को भी लेकर चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि चली रही है और उसकी भी क्लासेज अब कंटिन्यूस मिलेंगी दोस्तों जो है कि। और आज हम लोग जो है कि दृष्टि टेस्ट पेपर को भी जो है कि सॉल्व करेंगे। कल भी हम लोगों ने सॉल्व किए दृष्टि टेस्ट पेपर और ध्येय के भी हम लोगों ने किए। तो अगर आप लोगों ने उसे ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेकआउट करिए और एंजॉय करिए अपने टेस्ट सीरीज को देखते हुए, सॉल्व करते हुए, और आपकी भी तैयारी और बेहतर हो सके। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों संविधान संशोधन, और इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिख सके। और ये रहा आज आपका टॉपिक संविधान संशोधन। तो शुरू करते हैं। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और इसकी जो पहली बैठक हो गई थी शुरू 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गई थी। यानी कि इस समय से बनना शुरू हो रहा था। तो उस समय के लोगों ने, यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियां और कोशिश की थी कि भविष्य में भी जो है कि ऐसी कोई समस्या ना आए कि संविधान में संशोधन करना पड़े। यानी ऐसी व्यवस्थाएं रखी थी कि जो समाज के लिए बहुत ही हितकारी और बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी दोस्तों आज 70 साल हो चुके हैं हमारे संविधान के निर्माण हुए, 70-72 साल। तो समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है, भारतीय समाज जो है कि बहुत आगे आ चुका है, पिछली जकड़ों से बाहर निकल चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करना होता है। तो इसीलिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसे पुराने समाज में महिलाओं को बहुत कम अधिकार थे और किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी, शूद्रों की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उन्हें भी बहुत सारे अधिकार देने की बात हुई। महिलाओं के लिए अधिकार, शिक्षा की बात होने लगी और ये सारी चीज़ जो विशेषाधिकार थे लोगों के, उनको समाप्त किया गया। तो इसके लिए समय समय पर जो है कि संविधान में संशोधन किया गया। तो यही होते हैं संविधान संशोधन, और इनके द्वारा हम समाज में समरसता, सामंजस्य, वैमनस्यता को दूर करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम सफल बनाते हैं जिससे हमारा देश, हमारा समाज प्रगति कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता का मतलब होता है यहाँ पे कठोर, मतलब लचीला, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। कहने का मतलब कठोर और लचीले दोनों का ही मिश्रण है और इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। केवल किसको प्रदान है? संसद को। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य का विधानसभा या राज्य की जो विधानमंडल है वो संशोधन नहीं कर सकती है, केवल संसद कर सकती है, और वो भी 3 प्रकार से। पहला साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे राज्य विधानमंडल की कोई भी प्रासंगिकता नहीं है, केवल और केवल संसद के दोनों सदनों में ही प्रस्तुत किया सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, चाहे वो राज्य सूची हो, चाहे वो केंद्र सूची हो, चाहे वो समवर्ती सूची हो, और वहीं जो विधायी शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची। वहीं माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद संबंधी जो प्रावधान आर्टिकल 279 है, संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य, अगर वर्तमान में 28 राज्य हैं तो ये मान के चलिए कि 14-15 राज्यों का समर्थन होना जरूरी है, यानी कि वहाँ के विधानमंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जिसके माध्यम से राज्य के हित प्रभावित होते हैं, राज्य की शक्ति कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में आपको आधे राज्यों का भी समर्थन लेना पड़ेगा। संविधान के अनेक उपबंधों में, जैसे संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, यहाँ पर सिंपली जो है कि 50% प्लस 1, यानी कि जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उसके 50% प्लस 1, इतने लोग अगर समर्थन देते हैं तो साधारण बहुमत से बहुत सारी चीज़ें पारित हो सकती हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? जैसे नए राज्यों का प्रवेश, गठन और नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं, संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन और समापन आदि शामिल है। क्या क्या है ये सारी चीज़ें?
तो आप देखेंगे कि राज्यों में जो विधान परिषदों का सृजन और उत्साधन है, जो कि आर्टिकल नंबर 169 में है, ये भी सभी के सभी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से ही किए जाते हैं। और ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती हैं, क्योंकि ये सभी साधारण बहुमत से हो रही है, तो इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है, केवल सामान्यतः संशोधन मान लिया जाता है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे नए प्रावधानों को जोड़ा गया और कुछ पुराने प्रावधानों को हटाया भी गया। संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बन गई। राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल मतलब कि RT 2010 का भी एक प्रावधान आया, 2009 का आया, जो 2010 में लागू हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। और ये कैसे हो सका? क्योंकि समय समय के साथ हमने संशोधन किया संविधान में विभिन्न प्रकार से, चाहे वो साधारण बहुमत से, चाहे वो विशेष बहुमत से, चाहे वो विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से। तब जाके जो है कि हमने क्या देखा कि संविधान में इतनी सुधार किए गए, इतने अधिकार प्रदान किए गए, नागरिक समाज को जागरूक बनाया गया। तो ये सभी काम समय समय पर किए जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, संशोधन है, जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर जब हम करेंगे इसके MCQ, तो वहाँ पे और भी डिटेलिंग से और भी बहुत सारे संशोधनों को जो यहाँ नोट्स में कवर नहीं किए जा रहे हैं, वो MCQs में आपको कवर किए जाएंगे। वहीं 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित केवल 15% से अधिक लोगों को आप नहीं बैठा सकते हैं सत्ता में। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो कुल संख्या होगी, लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या, अधिकतम प्रतिशत कितनी हो सकती है? 15%। लेकिन राज्यों में किंतु ये 12% से कम नहीं होनी चाहिए, किसी भी राज्य में कम नहीं होनी चाहिए 12 से। और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में जो हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का रीजन दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। और 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे मूल अधिकार भी बना दिया गया, आर्टिकल नंबर 19(1)(c) के अंतर्गत। फिर हमने देखा 100वां संविधान संशोधन, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के समझौते से संबंधित था, जिसमें 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए गए और भारत को 51 गांव मिले। तो ये वाले भी समझौते इसमें थे। और वहीं आगे देखते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 GST से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी OBC कमीशन बनाया गया। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने समेत है, जिसे हम लोग EWS कोटा कहते हैं। EWS जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो बना हुआ है, इसके बारे में है, और जो 103वें संविधान संशोधन से लाया गया। वहीं 104वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया और इसमें प्रोविजन किया गया कि अनुच्छेद 234 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की जो आरक्षण की अवधि है उसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जबकि एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन की व्यवस्था थी वो यहाँ से समाप्त कर दी गई है। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 में कहा गया कि अब आगे लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। हालांकि 2019 के चुनाव में 2 एंग्लो इंडियन को जरूर चुना गया था, लेकिन अब 2024 का जो आएगा उसमें एंग्लो इंडियन की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। और जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता था 331 और विधानसभा में जो राज्यपाल करते थे 333 आर्टिकल के तहत, इसमें मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष के बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो जाएगी। और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों और संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। यानी इसमें एक सूची बनाई जा रही है कि पिछड़े वर्ग में भी कौन से लोग संपन्न हो चुके हैं।
और संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें आप संशोधन के द्वारा भी समाप्त या परिवर्तित नहीं कर सकते हो। और आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सबसे पहले केशवानंद भारती 1973 में दिया गया और दूसरी बार 1980 में मिनर्वा मिल्स के केस में दिया गया। किसमें? मिनर्वा मिल्स के केस में रिपीट किया गया इस चीज़ को। और मिनर्वा मिल्स के केस में ही डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एक दूसरे का पूरक या अनुकूलन करते हुए बताया गया है। तो ये तो थे छोटी सी नोट्स जो कि संविधान संशोधन पे, लेकिन अब हम इसमें आगे जो 40-50 क्वेश्चन आएंगे उससे हम लगभग जितने भी 100 करीब संशोधन हुए हैं इंपॉर्टेंट, उस पर हम चर्चा डाल देंगे और उसको हम याद भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अनुच्छेद के 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो देखिए, निर्वाचित जनता के द्वारा जो कि निर्वाचित की गई, तो संसद तो सबसे बड़ी विधायी संस्था है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसी कोई संस्था नहीं जो कि कानून बना सकती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या सर ये संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? तो जी हाँ, ये कर तो किसी भी भाग में सकती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस में दिया गया है कि आप मूलभूत ढांचा जो आधारभूत संरचना है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वो है संविधान संशोधन विधेयक, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में वर्णित है। इसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद की, आर्टिकल नंबर 368 में वर्णित है। और इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक होता है। तो इसी को हम कहते हैं विशेष बहुमत। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? इसका संशोधन कर सकते हैं। और 356 के तहत क्या होता है? हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, किसमें? राज्यों में, जिसको हम आपातकाल के चैप्टर में पढ़ते हैं। और 360 में क्या होता है? हम वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। और 352 में हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। एक तो लगाया गया 1962 में लगाया गया था, दूसरा लगाया गया था 1971 में, और तीसरा लगाया गया था 1975 में। तो 3 आपातकाल लगाए जा चुके हैं, जबकि वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो सबसे पहले पेप्सू के अंतर्गत यानी पंजाब पटियाला में लगाया गया था 1954 में, सबसे पहले इसका प्रयोग इस समय किया गया। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप समझ गए होंगे कि संविधान संशोधन 368 के तहत होता है। तो आई होप यहाँ से चारों ऑप्शन आपने बहुत अच्छे से समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिर से पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया दी है? तो आर्टिकल नंबर 368। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में? गलत। केवल राज्यसभा में? गलत। केवल राज्य विधानसभा में? यह भी गलत। संसद के किसी भी सदन में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पे? या तो लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन कभी भी आपके राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, सही है। राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, यह भी सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं। तो डी ऑप्शन हो गया कि पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आर्टिकल 368(2) के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो, ये राजस्थान का प्रश्न है इसलिए राजस्थान के लिए पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का होता तो उत्तर प्रदेश के लिए। सामान्य सी बात करें कि अगर किसी राज्य के पास आता है तो वो क्या करते हैं? क्या विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है?
विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट का वो प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तीनों ही चीज़ों का प्रयोग कर सकती है राजस्थान, या दूसरी भाषा में कहें कि कोई भी राज्य विधानसभा इसका प्रयोग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के अगर संघीय प्रावधान से संबंधित आप कर रहे हो तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित कर रहे हो तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अगर आप चेंजेस कर रहे हो कि आर्टिकल नंबर जो 368 के 2 में लिखा हुआ है, अगर आप इसे ही बदलना चाह रहे हो तो भी आपको जरूरत पड़ेगी राज्यों के समर्थन की। लेकिन नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर रहे हो तो ये तो केवल साधारण संशोधन से हो जाता है, और इसमें राज्य की आवश्यकता क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीन ही चाहिए, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई प्रक्रिया है तो भी राज्यों का समर्थन चाहिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व चाहिए अर्थात कहने मतलब राज्यसभा में, तो भी आपको चाहिए राज्यों का समर्थन। 7वीं अनुसूची में अगर कोई विषय है शक्तियों से संबंधित तो भी आपको राज्यों का समर्थन चाहिए। किसी राज्य की विधान परिषद का उत्साधन करना होता है, समाप्ति करनी होती है आर्टिकल नंबर 169, तो यहाँ पे आधे राज्यों का समर्थन नहीं चाहिए होता है, बल्कि उस राज्य से पूछा जाता है जिसमें विधान परिषद बनाई जाती है। तो चौथा गलत है, तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर नंबर 10 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का 1, 2, 3 ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया सकता है। गलत, केवल लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी किया सकता है, तो पहला तो गलत हो गया। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। यह भी गलत है, यहाँ पे सभी राज्य नहीं बल्कि केवल आधे राज्यों की जरूरत होती है। वर्तमान में अगर 28 राज्य हैं तो यानी आधा कितना हो गया, 14 राज्यों का समर्थन चाहिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, कि न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि संविधान के संशोधन के द्वारा उसका क्या होता है, संशोधन नहीं कर सकते। तो केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करो तब तो संशोधन चाहिए ही चाहिए, सर्वोच्च उच्च न्यायालय का तो भी चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें या राष्ट्रपति का कार्यकाल, और केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रश्न बड़ा जटिल कर दिया गया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप इसको देखेंगे कि इसका डी ऑप्शन सही हो रहा है, 4, 5, 6, यानी राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति का कार्यकाल, इन तीनों के लिए हमें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे व्याख्या में कि राष्ट्रपति की योग्यता, उसके पद की शर्तें, राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं जिसमें हमें आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़े। इनमें कोई भी परिवर्तन संसद बगैर राज्यों के अनुसमर्थन के कर सकती है। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है जिसमें राज्य के भी लोग शामिल होते हैं, राज्य विधानमंडल के, अगर इसमें चेंजेस करना है तो आपको राज्यों का अनुसमर्थन क्या होगा, चाहिए ही चाहिए। इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते बिना राज्यों से पूछे। पता चले आपने राज्यों का क्षेत्र ही खत्म कर दिया कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है इसमें मतदान करने की, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो हम क्या करेंगे। विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। विधेयक पर विचार करने, उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है, या उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा ए, कि विधेयक समाप्त हो जाता है, न तो उस पर संयुक्त बैठक होती है, न ही लोकसभा पुनः उसे भेज सकती है, और न ही उच्च सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो स्वीकृत मान लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रख लीजिए कि उच्च सदन अर्थात कि राज्यसभा के द्वारा अगर एक बार अस्वीकार कर दिया गया तो उस पर कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है।
यहाँ आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा पारित होने और दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति होने की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। और संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में होती है? तो आर्टिकल नंबर 108। और इसको कौन आहूत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है कि किसी विषय पर जो है कि बुला सकता है संविधान संशोधन की मतलब संयुक्त बैठक को, और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लेकिन ध्यान देना है कि संविधान संशोधन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि संविधान संशोधन के संबंधित विधियों जो कथन है उस पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, गलत। 3 विधियों का है। एक तो होता है साधारण बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत से, और एक दूसरा होता है जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। तो ये 3 होते हैं, तो पहला गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया सकता है, यह भी गलत। राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। अभी हमने बताया कि नहीं, इसमें कोई भी संयुक्त बैठक नहीं लाई जा सकती। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, यह बात सही है। इस पर वीटो का प्रयोग वो नहीं कर सकता है, तो केवल 4th स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/4 दिखा रहा है, देखें जरा, तो ये गलत है स्टेटमेंट दोस्तों कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख नहीं है बल्कि 3 विधियों का उल्लेख है। ठीक है, वो अलग बात है कि जो साधारण बहुमत से होता है उसे हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस भाग 20 के अंतर्गत 368 में 3 विधियों का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द के स्थानापन्न करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है, तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि यह शक्ति छीन ली गई है। और क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन से कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा 368 में संशोधन किया गया था क्या? तो आप देखोगे कि इसका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। क्यों सही है? तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो 101वां संविधान संशोधन है उसने अनुच्छेद 368 के भाग 2 के परंतु भाग क के अनुच्छेदों में 279 क को शामिल कर जीएसटी संबंधी जो परिषद है संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन को भी अपेक्षित किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 नंबर पे क्या दे रहा है? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया था पहला संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा जो है कि नवी अनुसूची भी आपकी जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? नवी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देख लेते हैं 18। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में हुआ था भिन्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि से संबंधित सुधारों से। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि जो 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था इसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? मुख्य रूप से लैंड रिफॉर्म्स की, यानी भूमि सुधार से संबंधित था। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था, और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई किसके द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और यह कब हुआ? 1951। और इसने किसको किसको जोड़ा? तो 31A और 31B जोड़ा था। ये चीज़ें भी और जोड़ दी गई थी साथ में इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी अंतः स्थापित किया गया है। यह संविधान जो था 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि इसको शामिल किया गया है।
हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 21। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में, और यह जो है कि आपके 26वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। जो प्रिवी पर्स यानी कि जो देशी रियासतों के लोग थे, पारिवारिक संबंध रखने वाले, उनको पेंशन दी जाती थी भारतीय कोष से। तो इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 26वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि 13वां संविधान संशोधन, 18वां, 39वां और 52वां। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि सर मैं कैसे इसको मिलान करूं? तो जो आपको पता है पहले तो आप उसे देखिए कि पहले आपको कौन सा पता है, पहले आप उसे देख लीजिए ढंग से ज़रा। तो आप देखेंगे कि आपको 52वां तो पता ही होगा मेरे दोस्तों। तो 52वां क्या था? दल बदल विरोधी कानून था। तो आप इसको सीधे मिला दीजिए कि 4 का बी। अब जरा आप देख लीजिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका। आप देखेंगे कि बी वाले ऑप्शन में एक तो यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया, तो यानी बी और सी तो कट गया, ए और डी बच रहा है। अब आपका केवल यही तो बच रहा है, और आपको सी वाला भी नहीं मिलाना है, क्योंकि सी में भी देखिए 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी है। तो ये होता है दोस्तों एलिमिनेट मेथड कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको केवल ए और डी को मिलान करना है, वो भी किससे? दूसरे और तीसरे से। अब आप अगर देख पा रहे होंगे कि इसको कैसे हम मिलान करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए ए और डी, हमारा बी और सी तो कंफर्म हो गया कि भाई सी तो हो गया पहले से, बी हमारा हो गया चौथे से। अब आप देखिए नागालैंड किससे बना, और राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये वाली सारी बातें। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डी आंसर इसका सही हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या देखा, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ये हो जाएगा फोर्थ, और एक मिनट, ये तो इसने कूट बहुत गलत तरीके से लिखा है मेरे दोस्तों। ए का हो जाएगा 1, देखिए ए का तो हो गया 1, बी का हो गया 4, और सी का हो गया सेकेंड, और डी का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो ये था इसका मिलान जो है कि, चलिए कभी कभी हो जाता है कि कभी कुछ किताबों में इतनी गलत तरीके से दे दिया जाता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए 13 वाला नागालैंड से संबंधित है, और 18 वाला जो है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। 18 वाला राज्यों को पुनर्परिभाषित करता है। 39 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं 52वां है दल बदल निरोधी कानून से, जो कि कब आया था? 1985 में। अगला देख लेते हैं हम लोग, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन करना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, और मताधिकार की आयु और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना। तो हम लोग शुरू करते हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा के लीगल राइट बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन से। वहीं मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1988 से, और ये था 1978 में। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976, और न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो परिसीमन हो सकता है, ये आपका 38 संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये था आपका 23 का आंसर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 38 जो किया गया था 75 में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन, 44 78 में किया गया संपत्ति के अधिकार को हटाया, 61 1988 में किया गया 21 से 18 वर्ष किया गया, और 42वां 1976 में किया गया पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे क्या कहता है 24 आपका। चलिए इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अगर आप देखेंगे 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसने दिल्ली को जो है कि राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया था। तो इसका तो हो जाएगा 5, NCR रीजन दे दिया था इसको, नेशनल कैपिटल रीजन। और अगर हम बात करेंगे 75वां जो 1994 में आया, और 80वां जो 2000 में आया, और 83वां अधिनियम जो है कि ये वाली जो बातें हैं, तो इसको देख लेते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो हो जाएगा राज्य के अधिकरण से संबंधित था, और इसका हो जाएगा 80वां 10वें वित्त सिफारिश से संबंधित था, और जो 83वां था ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा, इससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25 है। आप देखेंगे कि जो 91 संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा तो मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया कि आप 15% से अधिक जो है कि मंत्रिपरिषद को नहीं रख सकते। वहीं 97 की बात करेंगे तो इसके द्वारा सहकारी समिति बनाने का प्रावधान किया गया। और 99 की बात करेंगे तो NJAC जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की गई, और 81 के द्वारा जो रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में SC ST को आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये वाले संविधान संशोधन थे। तो 91 से क्या हुआ, 15% मंत्रिपरिषद का आकार, 99 से सहकारी समिति, 97 से NJAC जो कि हो जाएगा आपका 99 से, और 81 से हो जाएगा आपका रिक्तियों को भरने का।
क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसे लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 27। कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित है। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित है, क्यों? क्योंकि 1976 में ही स्वर्ण सिंह सिफारिश जो आई थी, स्वर्ण सिंह सिफारिश, इसके द्वारा जो है कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस में जोड़े गए थे? भाग 4A में जोड़े गए थे और आर्टिकल नंबर 51A में जोड़े गए थे। और ये जो प्रोविजन है ये रूस से लिया गया, अर्थात USSR से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। देखते हैं, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। यह गलत है स्टेटमेंट। और भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 99 संविधान संशोधन था उसके द्वारा NJAC की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, न्यायिक आयोग की जो एक नियुक्ति होगी, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तो भारत सरकार का इंटरफेयर होने लगेगा इसमें, और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी, जो कि संविधान के द्वारा दी गई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मान के रिजेक्ट कर दिया गया। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है जिसको उच्चतम न्यायालय की पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 99। कौन सा हो जाएगा? 99। और 97 की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? ये सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति का जो बनाने का अधिकार हमें मिला है, किसमें मिला है? 19(1)(c) में मिला है। और साथ ही साथ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जुड़ा हुआ है और DPSP में भी इसको शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगा दिया। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून जो कि 1985 में लागू हुआ था। राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न संविधान संशोधनों में किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो 52 अमेंडमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? 52 अमेंडमेंट के द्वारा जो है कि लाया गया। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे फिर वही है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दल बदल के अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में राजनीतिक दलों के दल बदल की बुराई को किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 34 नंबर है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित में से संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा एक मतदाता आयु को घटाने से संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ और इसके द्वारा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई वयस्क मताधिकार की उम्र को। ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये दिया गया था आपके 69 के द्वारा। 69 के द्वारा दिया गया था जो 1991 में आयोजित किया गया था। और वहीं 71 की अगर हम बात करेंगे तो 71 1988 में हुआ था, जिसमें उम्र 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी वयस्क मताधिकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संवर्धित करता है। तो 69 जो कि 1991 में हुआ था। और 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे जो 1992 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज। और इसके द्वारा ही आपकी 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। क्या किया गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। साथ ही साथ अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग 9 जोड़ा गया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया। वहीं बात करेंगे 74वें के लिए तो ये भी 1992 में ही आयोजित हुआ और साथ ही साथ इससे 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया
और भाग की बात करेंगे तो भाग 9A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9A जोड़ दिया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किसने समर्थन किया था, तो 1986 में गठित हुई थी एल.एम. सिंघवी साहब की जो कमेटी थी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, 38 से आपने काफ़ी प्रश्न को जो है कि रिवाइज कर लिया होगा, तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। 39 है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, जिसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और वर्तमान में 105, ध्यान दीजिएगा, जो 105 आर्टिकल है वर्तमान में, जो कि 105 नहीं दोस्तों, 104 जो संवैधानिक संशोधन हुआ, जिससे आंग्ल भारतीय समुदायों की जो 2 सीटें हुआ करती थी उसको तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसी के द्वारा एससी और एसटी के 10 वर्ष के रिजर्वेशन को फिर से बढ़ाया गया है। तो ये 104वां संविधान संशोधन जो 2020 से लागू हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 79 के द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 105 से संबंधित, वो 104 से भी संबंधित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित इसको घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2 वर्ष 2010 में लागू किया गया था, लेकिन 86वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था। और इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन का एक एक्ट बना था 2009 के नाम से, जिसको 2010 में लागू कर दिया गया। और इसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को। तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने वाला एक नया आर्टिकल 21A को संविधान में जोड़ दिया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ है? 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनुसूचित जाति और जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के द्वारा 2 अलग निकायों में बांट दिया गया? तो 89 जो संवैधानिक संशोधन था, इसके द्वारा क्या किया गया? 338A में, ध्यान दीजिएगा, 338A में जो है कि एससी कमीशन बना दिया गया, और 338 जो है कि ए में ही पहले, तो इसमें जो संशोधन किया गया तो अब कर दिया गया 338 में तो हो गया एससी कैटेगरी, और 338A में हो गया है एसटी कैटेगरी। और अगर हम बात करेंगे 338B की, तो इसमें आ चुका है आपका ओबीसी कमीशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यही जो है कि 89 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि 338 से निकालकर 338A में जो है कि अब आपको क्या कर दिया गया? एसटी को दे दिया गया, और 338 वाला एससी को दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये 91 अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाते हुए 15% से अधिक नहीं हो सकता। और 97वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? ये सहकारी समिति बनाने के अधिकार से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति बनाने के अधिकार से संबंधित है। वहीं 93वें संविधान की बात करेंगे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मूल शिक्षा से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती? इस चीज़ को सीमित किया गया, तो 91 संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन। 48 प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो ये 93 जो है कि हायर एजुकेशन से भी संबंधित है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको पता रहें। क्वेश्चन नंबर 49 है,
2012 में संविधान में होने वाले 97 संविधान का संशोधन का जो सरोकार विषय वो क्या है कि सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन किया जाएगा और सहकारी जो समितियां हैं सहकारी समिति उनको बनाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(c) में दिया गया है। ये तो हमारा मूल अधिकार हो गया। वहीं अगर हम बात करेंगे DPSP में भी इसका गठन कर दिया गया है और साथ ही साथ इसके द्वारा जो भाग 9 था उसमें भाग 9B जोड़ दिया गया है, क्योंकि भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, और भाग 9A किससे संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है, और 9B जो है कि सहकारी समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 को हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जोड़ा गया है? तो ये 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वहीं भाग 9 जोड़ दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया, और 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी संविधान। और इसी 42वें के द्वारा ही भाग मतलब अनुच्छेद 51A या भाग 4A कहें, इन दोनों में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की, जो कि स्वर्ण सिंह समिति पर आया था। किस समिति पर आया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। और क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान करता है, अर्थात GST की बात करता है? तो देखिए 99 तो आपका NJAC से संबंधित था, तो इसको तो रिजेक्ट ही कर दिया गया। आगे देख लेते हैं हम, क्या पता आगे दिया हो इसका आंसर, तो बिल्कुल देगा इसके आगे आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा GST के प्रावधान की बात की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे 100वां संविधान संशोधन जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था, जिसमें भारत को मिले थे 51 गाँव और बांग्लादेश को मिल गए थे 111 गाँव, तो ये इससे संबंधित था। और अगर आप देखेंगे कि भारत में जो GST का शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2017 से कर दिया गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ संवैधानिक संशोधन है और इससे संबंधित कुछ प्रावधान है कि कहाँ कहाँ पे ये प्रावधान किए गए थे। तो देख लेते हैं हम लोग इसको, डायरेक्ट इसके हम लोग उत्तर को देखते हैं कि 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, जिसमें अनुच्छेद 164 में जो है कि संशोधन किया गया, 95 के द्वारा 334 में किया गया, 96 के द्वारा 8वीं अनुसूची में किया गया, और 103 के द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। और ये 103 किससे संबंधित है, ये EWS से संबंधित है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है। और 102 की अगर हम बात करेंगे तो ये OBC कमीशन, जिसको हमने संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया। 101 की बात करेंगे तो ये GST से संबंधित है। 100 की बात करेंगे तो भारत और BD मतलब बांग्लादेश और इंडिया, इनके बीच में जो है कि जो गाँवों का बंटवारा हो रहा था उससे संबंधित है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो आखिरी संविधान संशोधन अभी यही है 105, और 105 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें ऊपर ही हमने प्रश्नों में पढ़ा, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 105 किससे संबंधित है। मैं यहाँ पे दोबारा डिटेल नहीं करूँगा इसे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए ये तो आया था 1976 में, केशवानंद भारती का जो रिजल्ट आया था वो 1973 में आया था। गोलकनाथ की बात करेंगे तो 1967 है। 24वें की बात करेंगे तो ये आई थिंक 1970 के आसपास है। तो आइए हम लोग इसके कूट को देख लेते हैं, यहाँ पे समझेंगे क्या लिखा है कि गोलकनाथ, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब रहता था 1967, केशवानंद केस 1973, संविधान जो 24वां संविधान संशोधन था 1971, और 42वां संविधान संशोधन 1976। तो देखिए मैंने यही बताया कि 1970-71 के आसपास था, तो ये आपको काल अनुक्रम याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया? तो गोलकनाथ में किया था, और ये आपका 1967 में ये निर्णय आया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में निर्णय आता है इसका,
और ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और अब तक की सबसे बड़ी जो पीठ बैठी है, संवैधानिक पीठ 13 जजों की, वो केशवंत भारती केस में ही बैठी। तो ये इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क माना जाता है ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 58। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। किसमें किया था? तो केशवानंद भारती 1973 में किया था। और आगे चल के इन्होंने मिनर्वा मिल्स केस में भी किया था। और कब किया था? 1980 में, मिनर्वा मिल्स केस में। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल नंबर 32 को ही बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर राजभाषा, जो हम कल की वीडियो में मिलेंगे आपको राजभाषा की क्लास को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। नमस्कार।